हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है ओम्स लॉ पर। तो ओम्स लॉ पढ़ाने से पहले तो मैं बात ये करूंगा कि ओम्स लॉ हम पढ़ क्यों रहे हैं, यानी कि कोई कनेक्शन है जो हमें जरूरत पड़ी ओम्स लॉ को पढ़ने की। तो हाँ भाई, बिल्कुल कनेक्शन है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो जाके वीडियो देख सकते हो आप, क्योंकि उसमें मैंने पोटेंशियल आपको दो तरीके से समझाया है। आप वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा कि उसमें कुछ अलग है थोड़ा सा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ओम्स लॉ की हमें क्या जरूरत फील हो रही है। तो देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि करंट के फ्लो करने के लिए, चार्ज के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। जैसे आपने पढ़ा था वाटर कब फ्लो करता है, जब लेवल डिफरेंस हो। टेम्परेचर फ्लो कब कर, वो हीट फ्लो कब करती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक है। एक कोई भी बॉल ऊपर से नीचे क्यों आती है, जब हाइट का डिफरेंस हो। तो ऐसे ही हमने देखा था कि कोई भी चार्ज या कोई भी करंट क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, ये तो बात क्लियर थी। लेकिन वहां पर एक सवाल ये उठा था मेरे भाई कि करंट कितना होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करेगा। यानी एक बात तो क्लियर होगी, देखो मेरे भाई, कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो है। बट बात थी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दिया तो क्या चार्ज के फ्लो में कुछ फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया तो क्या चार्ज के फ्लो में कुछ फर्क पड़ेगा। तो इसी बात को बताने के लिए आए ओम साइंटिस्ट, ठीक है। इनका पूरा नाम कुछ और था, जॉर्ज साइमन करके, हाँ जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। तो इन्होंने बताया रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट की कैसे डिपेंड करता है। क्लियर होगी, पहली बात तो क्लियर होगी कि हम ओम्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। अब बात आती है ओम्स लॉ क्या है, यानी ओम ने अपने लॉ में क्या बोला। तो ओम्स लॉ में क्या बोला गया है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, करंट कहते हैं, बिल्कुल ठीक। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, यानी कि जो भी किसी भी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर, ठीक है। ये तो मैं पहले बताता था। अब यहाँ पे एक वर्ड है अक्रॉस इट्स एंड। काफी बच्चों को इस पॉइंट को भी समझने में थोड़ी कभी कभी दिक्कत होती है, तो समझाता है अक्रॉस इट्स एंड का मतलब क्या। देखो ये कंडक्टर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाई होता है, एक इस एंड पे, एक इस एंड पे। इस एंड पे, इस एंड पे क्यों बोल रहा हूँ भैया, सेल या बैटरी लगाओगे तो सेल से कहाँ कनेक्शन दोगे, एक यहाँ, और सेल से एक कनेक्शन कहाँ दोगे, यहाँ। तो सेल से एक कनेक्शन यहाँ, सेल से एक कनेक्शन यहाँ। तो सेल ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो कहाँ किया, एंड पे। कहाँ किया, एंड पे। तो इसलिए बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो मैं ये तो पता है भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है तो करंट फ्लो करता है। आगे जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, इनका पूरा नाम है ओम साइंटिस्ट का। 1781 से 1854 के बीच की बात है ये। कहां से, 1781 से 1854 के बीच की बात है। वॉज द फर्स्ट टू मेक अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ दिस फिनोमिनन एंड एस्टेब्लिश्ड दैट, यानी कि इन्होंने क्वांटिटेटिव नेचर में बताया था, यानी क्वांटिटी बताई थी, चार्ज का फ्लो कितना होगा, करंट कितना फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम कितना ज्यादा होगा। तो क्वांटिटेटिव स्टडी की थी वो सबसे पहले जॉर्ज साइमन ने की थी। क्लियर है। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में या अपने लॉ में क्या कहा था वो बात करते हैं। तो ठीक है, इन फिजिकल कंडीशंस आर टेम्परेचर एक्सेप्ट ऑफ अ कंडक्टर केप्ट अनचेंज, कि अगर इफ फिजिकल कंडीशंस, अगर जो फिजिकल कंडीशंस है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेप्ट ऑफ अ कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज। तो पहली तो कंडीशन इन्होंने पहले लगा दी कि कोई भी कंडक्टर में जब स्टडी कर रहे हो तो उसकी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखो, यानी वहां पे जो टेम्परेचर है ऐसा ना हो कि चेंज हो रहा है, अभी 50 डिग्री सेल्सियस है, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 40, नहीं, कंडक्टर रखा है, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, ठीक है। अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझना, द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इनके एंड पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी करंट कितना ज्यादा है कितना कम है, ये बात डिपेंड करेगी आपके पोटेंशियल डिफरेंस पर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट ज्यादा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम, करंट कम। ये बात किसने कही थी, जॉर्ज साइमन ओम ने। क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट।
अब देखो यहाँ पर एक और बात ध्यान से समझना, कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होती है, वो आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसकी बातें लोग कम करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज ओम्स लॉ, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जाना गया ओम्स लॉ के नाम से, ठीक है। तो क्या सीखा हमने ओम्स लॉ में? हमने ये सीखा कि भाई द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर या द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम, करंट कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बात आती है यहां पे लिखने की, तो यानी कि देखो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो कि जो कंडक्टर है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, ठीक है, V अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से जो उसके अंदर करंट फ्लो किया वो कितना किया है? I किया है। तो बताओ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो यहां पे बोला गया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो कुछ बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखें। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे क्या लिखना है। एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम करंट, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, दोनों ही लिखे हुए हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी क्लियर होगा कि कौन सा वाला लिखना है सर हमें, लेकिन अभी ओम की बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बात ठीक है? जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट कम, उसके अकॉर्डिंग तो ये लिखना चाहिए फिजिक्स के अंदर, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। V कम होगा तो भाई I कम होगा, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका मतलब तो आपके मन में आएगा सर ये वाला ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन ध्यान से सुनना, इसको नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखते, पढ़ते यही है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है कि पढ़ते कुछ और है लिखते कुछ और है इस वाले केस में, ठीक है। तो पढ़ेंगे क्या? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लिखेंगे क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्योंकि अगर इसको देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या समझ में आ रहा है? करंट बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, करंट कम होगा तो V कम होगा। तो बच्चे के मन में आएगी नहीं कि करंट बढ़ेगा तब V बढ़ेगा, करंट ही V की वजह से है, जो इलेक्ट्रिक करंट वो ही V की वजह से है, तो करंट पहले कैसे बढ़ गया, V बाद में बढ़ेगा, ऐसे कैसे भैया? पहले पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज्यादा करोगे तो ये तो कम करंट कम ज्यादा होगा। तो लिखते अगर ऐसे हो तो इसका मतलब तो गलत है, लेकिन भाई लिखते ऐसे हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर से बता रहा हूं, पढ़ेंगे कैसे ऐसे? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बोलेंगे क्या? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी करंट बढ़ेगा V बढ़ेगा, करंट कम होगा V कम होगा, लेकिन लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर लिखने के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी I बढ़ा तब V बढ़ेगा, I कम होगा तब V कम होगा। तो लिखने और पढ़ने में फर्क है, फिर से ध्यान से देखना कि आप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, बट पढ़ेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? तो ये वाला मेथड बिल्कुल ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ये क्या है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। क्या है मेरे भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल आता है इसकी जगह पे, तो एक कांस्टेंट आता है। तो हमारा एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे RI, यानी यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट गया और एक कांस्टेंट आ गया, जिसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी प्रोपोर्शनल के हटने की वजह से एक कांस्टेंट आया है। जनरल नेम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। वेयर आर क्या है, अब बात करेंगे। वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आर क्या है भैया? एक कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनल साइन के हटने की वजह से आया है। तो आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन, इसकी जो वैल्यू होती है किस पर डिपेंड करती है? साइज, नेचर एंड मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। यानी आर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है? आपके कंडक्टर के साइज पे, कंडक्टर वायर बड़ा है छोटा है, आर की वैल्यू में फर्क आएगा। कंडक्टर मोटा है पतला है, आर की वैल्यू पे फर्क आएगा। मटेरियल, आपका कंडक्टर स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, फर्क आएगा आर की वैल्यू पे। टेम्परेचर कम है ज्यादा है, आर की वैल्यू पे फर्क आएगा। बाद में वीडियो आएंगी जिसमें समझाया जाएगा आर की वैल्यू पर क्या फर्क आएगा।
लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर की वैल्यू पे फर्क आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू पे फर्क आएगा। कब? साइज बदलोगे, टेम्परेचर बदलोगे, नेचर बदलोगे, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। किसका? कंडक्टर का। क्लियर है? आर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो अब क्लियर हो गया कि जो आर था वो कौन है, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्लियर है? क्योंकि आर हमने अभी क्या नाम दिया था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या था, जनरल नेम। अब मान लो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटके वी आ जाता, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ए आ जाता, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टी आ जाता, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पर कुछ नाम तो होगा। तो यहां पर जो ये जनरल नेम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी कि जो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आया है वो और कोई नहीं, वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर का। लेकिन अगर आपने नेचर बदला, टेम्परेचर बदला, या फिर उसका साइज बदला, तो आर बदलेगा। तो आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह लो या सिंपल रेजिस्टेंस कह लो। जैसे हम करंट को कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या सिंपल करंट भी कहते हैं। क्लियर है? तो आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये था अपन का ओम्स लॉ। थोड़ा सा आगे और डिस्कस कर लेते हैं। आगे हमसे बोला गया था ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ। यानी ये कह रहा है कि जो ग्राफ बनेगा वी और आई के बीच में, तो ग्राफ बना लेते हैं। अब एक्स एक्सिस में मान लो मैंने वी ले लिया, इस पे आई ले लिया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, ये क्या हमारा हो गया ओरिजिन। अब हमारा रूल क्या था कि जितना वी बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, जितना वी बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, जितना वी उतना आई, जितना वी बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, जितना वी बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा। यानी कि क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, वी और आई के क्या आएगी ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर है? क्योंकि हमसे बोला गया था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या बोला गया था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन पढ़ते क्या थे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। फिर से बता दे रहा हूं, हम पढ़ते क्या हैं, लिखते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पढ़ते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, क्योंकि करंट बढ़ता है v के चेंज होने से, ना कि करंट के चेंज होने की वजह से v चेंज होता है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ध्यान रखना। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका स्लोप है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये सारी बातें हो गई ओम्स लॉ की। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट हो या कोई भी थोड़ा सा सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच।